हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में सीखेंगे ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना, उसको आप SDLC भी कहते हो। वो ना एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है जिसको आप सॉफ्टवेयर की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, क्रिएटिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हो और डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो। क्योंकि ये क्या करता है, ये ना आपको सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है ताकि आप सॉफ्टवेयर को ना डेवलप कर सको। और क्या किया जाता है इसके थ्रू जो है ना हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है ना वो डिलीवर किए जाते हैं, जिसके थ्रू जो होती है ना कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स मीट की जा सकती हैं विद इन अ बजट। मतलब कि बजट के अंदर ही आप जो है ना इसके थ्रू जो है ना कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हो और टाइम के कॉन्स्टेंट्स को भी जो है ना फॉलो करते हो साथ में। अब जो SDLC है ना, उसकी ना सेवरल स्टेजेस है और हर स्टेज का ना अलग अलग मतलब है और हर स्टेज का ना अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। अब अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि स्टेजेस क्या होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। तो उसकी सबसे पहली स्टेज है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यानी कि इस स्टेज में क्या किया जाता है, यहाँ पे जो स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, यूजर हो गया या क्लाइंट हो गया, उससे जो होती है ना रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है। और जब आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लेते हो तो उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को ना डॉक्यूमेंट भी किया जाता है। मतलब कि आपको सोचो, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो सबसे पहले इसकी जो होगी ना प्राइमरी चीज़ क्या होगी, वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी। तो इस स्टेज में क्या किया जाता है, इसमें ना रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं। अब जो उसका सेकंड पॉइंट है डिफाइन व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू। मतलब कि इसमें ये बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम को ना सॉल्व करेगा। ये होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बनता है जिसके थ्रू जो होती है ना फर्दर जो स्टेजेस होती है ना वो कंटिन्यू की जाती हैं। सबसे पहले क्या होगा, रिक्वायरमेंट जो है ना यूज़र के थ्रू जो है ना गैदर की जाएंगी। यूज़र बताएगा कि सॉफ्टवेयर जो होगा वो क्या काम करेगा और वो कौन कौन सी जो होगी ना प्रॉब्लम उसकी रिजॉल्व करेगा। तो इस स्टेज में ना ये काम किया जाता है। अब जो सेकंड है वो है प्लानिंग में क्या किया जाता है, यहाँ पे ना प्रोजेक्ट प्लान डेवलप किया जाता है। यानी कि इससे मुराद ये कि यहाँ पे आउटलाइनिंग की जाती है। मतलब कि यहाँ पे ये डिफाइन किया जाता है कि यहाँ पे रिसोर्सेज कितने लगेंगे या इसकी टाइमलाइन का मतलब ये होगा कि ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में बन जाएगा या इस पे कॉस्ट कितनी लगेगी। ये होती है आउटलाइनिंग प्रोजेक्ट की। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाती है। मतलब कि यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसमें टेक्निकल कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी या इसमें फाइनेंस कितना लगेगा या इसमें ऑपरेशनल कितनी कॉस्ट इस्तेमाल होगी। यहाँ पे इन तमाम चीज़ों का जो है ना अंदाज़ा लगाया जाता है। टू एक्सेस प्रोजेक्ट वायबिलिटी, मतलब कि इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल, फाइनेंशियल या ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी लगेगी या इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे। ये होती है फिजिबिलिटी स्टडी। यहाँ पे ना प्रोजेक्ट रिस्क को भी आइडेंटिफाई किया जाता है और यहाँ पे ना स्ट्रैटेजीज डिफाइन की जाती है कि किस तरीके से इसके साथ ना मिटिगेट करें, यानी कि किस तरीके से इसके साथ डील करें। मतलब कि ये होती है प्लानिंग, जहाँ पे ना आप पूरी तरीके से आउटलाइनिंग करते हो प्रोजेक्ट की कि रिसोर्सेज कितने इस्तेमाल होंगे, टाइम लाइनिंग क्या होगी इसकी या इसमें कॉस्ट कितनी लगेगी। फिर इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को डिफाइन किया जाता है, फिर इसकी फाइनेंसिंग की जाती है, फिर देखा जाता है इसमें क्या क्या टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं ताकि प्रोजेक्ट का पता तो चले। अब जो थर्ड स्टेज है वो है डिज़ाइन में क्या किया जाता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट से गैदर की गई होती है ना उनको ना एक ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें ना आर्किटेक्चर और ना इंटरफेस डिज़ाइन पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे ना डिज़ाइन मॉडल्स बनाए जाते हैं या डायग्राम्स बनाए जाते हैं, जिस तरीके से आपको पता होगा UML डायग्राम्स बनती है, ताकि जो है ना सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफाइन किया जा सके और ये भी देखा जा सके कि वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पे ना दोनों तरीके के आप डिज़ाइन जो है ना बना सकते हो। हाई लेवल डिज़ाइन भी बना सकते हो जिसको सिस्टम आर्किटेक्चर कहा जाता है, यहाँ पे लो लेवल डिज़ाइन भी जो है ना बना सकते हो जिसको आप ना डिटेल्स कंपोनेंट्स जिसमें यूज़ हुए होते हैं। तो आप जो है ना यहाँ पे दोनों तरीके के डिज़ाइंस बना सकते हो। बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ना उस प्रोजेक्ट को ना डिज़ाइन में कन्वर्ट किया जाता है। जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट से गैदर की गई होती है ना, देखा जाता है कि ये जो सिस्टम है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। UML के थ्रू आप जो है ना ये देख सकते हो कि ये सिस्टम किस किस तरीके से जो है ना इंटरेक्ट करेगा।
या मतलब कि जो है ना एंड यूज़र को ये किस तरीके से फैसिलिटेट करेगा, यहाँ पे ये देखा जाता है डिज़ाइन के अंदर। अब जो इसकी चौथी स्टेज है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना कोडिंग की जाती है, मतलब कि यहाँ पे ना डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को बेस बना के एक्चुअल कोड जो है ना वो लिखा जाता है और यहाँ पे ना इम्प्लीमेंट किए जाते हैं फीचर्स, मतलब कि यहाँ पे वो फीचर्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जो कि प्री डिफाइन आर्किटेक्चर में पहले से डिफाइन किए गए होते हैं, मतलब कि उनका जो है ना कोड जो है ना लिखा जाता है। यहाँ पे जो डिज़ाइन फेज में जो है ना आर्किटेक्चर बनाया गया होता है ना उसका जो है ना कोड यहाँ पे लिखा जाता है। अब क्या होते हैं यहाँ पे ना कोडिंग टास्क को ना डिवाइड किया जाता है डिफरेंट जो है ना मेंबर्स में, और जो है ना हर जो है ना टीम जो होती है ना वो कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही होती है ताकि जो है ना कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर सके। तो ये होती है डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, जो डिज़ाइन होती है ना उसको ना एक्चुअल कोड में कन्वर्ट किया जाता है बाय फॉलोइंग द कोडिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब कि जो टीम होती है ना कोडिंग वो ना स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके उन तमाम डिज़ाइंस को जो है ना वो कोडिंग फॉर्म में लाती है। अब जो इसकी पांचवी स्टेज है वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर के ना डिफेक्ट्स को टेस्ट किया जाता है और यहाँ पे ये भी वेरीफाई किया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट टीम ने बनाया है वो यूज़र की जो है ना रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं। अब क्या होता है, यहाँ पे ना डिफरेंट तरीके की जो है ना टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। उसके अंदर क्या शामिल है, उसके अंदर यूनिट टेस्टिंग शामिल है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग शामिल है, सिस्टम टेस्टिंग शामिल है एंड यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग शामिल है। मतलब कि क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने बनाया ना उसको ना मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजारा जाता है टेस्टिंग के, मतलब कि डिफरेंट टेस्टिंग जो है ना परफॉर्म की जाती है ताकि जो है ना सॉफ्टवेयर की ना रिलायबिलिटी को इंश्योर किया जा सके और ये भी जाना जा सके कि सॉफ्टवेयर कितना सिक्योर है या ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है अंडर वेल एक्सेप्टेड ओवरलोड्स, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके की जो है ना रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है ना सॉफ्टवेयर किस तरीके से जो है ना वो ना फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ये जितनी भी किस्म की टेस्टिंग है ना वो आपको ये बता रही होती है कि सिस्टम किस तरीके से बिहेव कर रहा है या डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में सॉफ्टवेयर किस तरीके से जो है ना परफॉर्मेंस शो कर रहा है। तो टेस्टिंग के दौरान जो है ना इन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब जो छठी स्टेज है वो है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, यहाँ पे ना एक्चुअल सॉफ्टवेयर को जो है ना वो रिलीज किया जाता है यूज़र को, यानी कि आप जो है ना सॉफ्टवेयर रियल एनवायरनमेंट में परफॉर्म करेगा। अब क्या होता है, डिप्लॉयमेंट आप दो तरीके से कर सकते हो, यानी कि मैनुअली भी कर सकते हो और ऑटोमेटेड प्रोसेसेस के थ्रू भी कर सकते हो। ऑटोमेटेड प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस में क्या होता है, आपने ना फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जो है ना यूज़र को जो है ना डिलीवर कर दिया ताकि ये देखा जा सके कि ये सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया है ये किस तरीके से फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है लाइव इन्वायरमेंट में, यानी कि ये फंक्शनैलिटी वैसी परफॉर्म कर रहा है जो एक्सपेक्टेड थी, ये चेक किया जाता है। प्रोवाइड यूज़र ट्रेनिंग और सपोर्ट एज नेसेसरी, मतलब कि यहाँ पे जो है ना यूज़र सपोर्ट भी आप प्रोवाइड करते हो या ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हो, मतलब कि आपको देखो ना हर किसी को सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने आता, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो जो है ना उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो डिप्लॉयमेंट फेज में क्या होता है, यहाँ पे ना सिर्फ जो है ना सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया जाता है बल्कि जो है ना यूज़र को सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है और उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस तरीके से आपने ये सॉफ्टवेयर जो है ना यूज़ करना है। तो ये होती है डिप्लॉयमेंट। अब जो इसकी लास्ट स्टेज है वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है, यहाँ पे ना बग्स को फिक्स किया जाता है, मतलब कि आपको देखो ना डिप्लॉयमेंट आपने कर दी लेकिन उसके बाद क्या होता है फिर भी तो कोई बग आ सकता है ना, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो है ना उसकी मेंटेनेंस भी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि अगर कोई बग आया तो हम जिम्मेदार हैं, हम उसको ठीक करके देंगे। मतलब कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना अपडेट्स को जो है ना देखा जाता है और यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो फंक्शनैलिटी सही परफॉर्म कर रहा है या वो सिक्योर है या वो जो है ना न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ कंपैटिबल है। मतलब कि यहाँ पे बग्स को फिक्स किया जाता है, मतलब कि अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो अगर आपका सॉफ्टवेयर उसके साथ जो है ना कंपैटिबल नहीं है तो वो चलेगा ही नहीं ना, तो यहाँ पे ये देखा जाता है। हैंडल एनी यूज़र रिपोर्टेड इश्यूज़, और यहाँ पे मिसाल लेते हैं किसी यूज़र ने जो है ना कोई रिपोर्ट कर दिया बग, तो यहाँ पे वो भी ठीक किया जा सकता है। या अगर यूज़र ने कहा कि यहाँ पे जो है ना एडिशनल फीचर्स जो है ना आप जो है ना डाल के दो, तो यहाँ पे वो भी जो है ना डाल के दिए जाते हैं। ये होती है मेंटेनेंस। अब SDLC की समरी क्या है, जो SDLC मॉडल है ना उसकी ना अपनी एक स्ट्रेंथ है और जो है ना वो चॉइस पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है
या इसका रिस्क टॉलरेंस क्या है, या जो है ना इसकी टीम डायनामिक कितनी है। और जो SDLC है ना वो ना आपको क्लियर कट फ्रेमवर्क भी देता है ताकि जो है ना आप प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इंश्योर कर सको और जो है ना रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज कर सको। SDLC की बदौलत आप जो है ना रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट प्लानिंग की जाती है ताकि जो है ना आपका सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल जो है ना प्रोसेस वो आसान हो सके और जो है ना आपको क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना वो रिसीव हो सके। तो ये था कुछ SDLC के बारे में और उसके फेजेस के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।